लॉक करके आए, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपने ही बोला था जैसा था वैसे ही तो बोले खुला ही था और बंद ही नहीं किया उसको। हाँ वहाँ पे कस्टमर आता है तो इधर से खींच कुर्सी, देन उसके बाद वैसे ही छोड़ क्या चले जाए क्या वहाँ पे जो साइट पे तो कुर्सियाँ साइड होती हैं? ऑफिसेस पे साइट ऑफिसेस पे, अच्छा हाँ ठीक है, साइट ऑफिसेस पे भी जो है कुर्सियों को जो है व्यवस्थित प्रॉपर करें। व्यवस्थित रहे ताकि वो सामने वाला जो बैठा है तो ताले वाले सब जो है प्रॉपर आप वापस चेक करके उसको लगाइए उसको। किसी ने देखो ना यार, रिकॉर्डिंग में हो रहा है सर, करना पड़ेगा। हो रहा है। कैसे? अच्छा ठीक है ना। एक दूसरा है 50 डेज पॉलिसी। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि पता नहीं आपको आपके सीनियर ने बताया नहीं बताया क्या है। मैं शुरुआती वहीं से करते हैं हम लोग। 50 डेज पॉलिसी जो है कंपनी ने 2020-21 में इंट्रोड्यूस किया था। उस टाइम पे प्रोजेक्ट्स की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही थी, तो एक कस्टमर जो है कई लोगों के संपर्क में आने के बाद में जो है रेट का प्रलोभन या फिर जो भी है, तो उसकी वजह से जो है किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा था जिसने पहले उसके ऊपर मेहनत किया। तो इसको लेके पॉलिसी कंपनी ने बनी थी जिसको 50 डेज पॉलिसी हम लोग कहते हैं। उसके अंदर यह है कि किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर, सपोज नरीमन अपार्टमेंट के अंदर जो है आपने विजिट कराया 1 जनवरी को, है ना, 1 जनवरी को आपने विजिट कराया, जिसने पहले विजिट कराया, तो तब से लेके 50 दिन तक वो कस्टमर जो है उसी व्यक्ति का रहेगा जिसने उसको पहले दिन विजिट कराया। मतलब कि 50 दिन कब खत्म होंगे इसके? 20 फरवरी को, है ना, तब तक आपको उसको क्लोज कर लेना है। तो ये 50 डेज पॉलिसी उन लोगों के हितों की रक्षा के लिए है जो कि एकदम नए हैं। और ऐसा होता ना कि ये सेक्टर बड़ा है, काफी वास्ट है और ज्यादा पैसे कमाने वाला ये सेक्टर है, तो इसकी वजह से ये होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को जो है, तो वो चीज इससे नहीं होगी, है ना। और ओपन मार्केट में क्यों नहीं रहना है और कंपनी में रहने के क्या फायदे हैं, तो ओपन मार्केट में ये पॉलिसीज वगैरह कोई नहीं बनाता है, और बना भी लेगा व्यक्ति तो अपने तक ही सीमित रखेगा, उसको कोई दूसरा मानने वाला है नहीं, है ना। तो ये 50 डेज का पॉलिसी है। इसका ये अर्थ कतई ना निकाले कि कंपनी की जिम्मेदारी हो जाती है कि आगे रह के और आपको बुकिंग परोस दे, जैसे, है ना। ये आपको अवेयर रहना पड़ेगा। ये पॉलिसी आपको तभी हेल्प करेगी जब आप अवेयर हैं, जब आप जागरूक अवस्था में हैं, आपको पता है कि आपका कस्टमर है और किसी और के भी संपर्क में है या ऐसा कुछ है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बट सर वो अगर किसी के माध्यम से प्लॉटिंग के आ रहा है, जो अपार्टमेंट से आया है, तो फिर उस भी यहाँ पे क्या होगा? वो लीड से आया है प्लॉट के लिए, प्रोजेक्ट के ऊपर है बस। क्यों आपने नरीमन पे विजिट कराया है, पर्टिकुलर ये नियम उसी प्रोजेक्ट के लिए लागू होगा, हाँ। है ना। सपोज आप किसी ने नरीमन के लिए दिखाया और आपने उनको जो है ओरिएंट पार्क के लिए बुलाया, तो आप पार्क के लिए बुलाओगे तो पार्क के लिए आपका यही नियम फिर से आपके लिए हो जाएगा, है ना। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि मैंने ये विजिट कराया तो सारे प्रोजेक्ट के लिए वो कस्टमर, है ना, वो ब्लॉक नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट के लिए। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। अब हर जगह अपने साइट ऑफिसेस हैं जहाँ पे कस्टमर वॉकिंग के जरिए भी आता है, ठीक है। कई बार कस्टमर वॉकिंग पे आने के बाद में भी जो है इन्फॉर्म नहीं करता है या वो बताता नहीं है, कि हो सकता है कि मैं बता दूंगा तो मेरे को जो है भाव अलग मिलेगा, बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं, या वो भूल भी सकता है कि एक टाइम पे जो है कई सारे लोगों से वो बात करता है। तो जो है किसी भी साइट पे अगर कोई कस्टमर आता है डायरेक्ट, तो उसको भेजने वाले एसोसिएट के हित में वो जो है बुकिंग जाएगी, है ना। ये चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी साइट पे बैठते हैं तो वो बिल्कुल दिमाग में रखे कि इसके ऊपर कोई भी क्लेम आ सकता है, कोई भी क्लेम इसके ऊपर कर सकता है। तो ये साइट विजिट के ऊपर जो है, मतलब जो वॉक-इन के ऊपर आएगा उसके ऊपर ये नियम लागू होता है। तो कस्टमर वहाँ उसे भेजने वाले एसोसिएट के डील में जाएगी, यदि उसका फॉलोअप रेगुलर और रिसेंट है तो रेगुलर और रिसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे आदित्य ने बिल्डवेल एमिनेंस के बारे में किसी को नवंबर में चर्चा किया था, उसके बाद में आदित्य भी खो गए, है ना।
और क्योंकि कस्टमर को याद रह गया और वो चले गया साइट पे, बोले कि कुछ तो मेरे को बताया था और हेमराज जिससे वो मिल लिया। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, है ना। और आपने किसी दिन फॉलोअप लिया, यार चलो आज काम करने का मूड हो रहा है अपना, है ना, आपने फॉलोअप लिया और पता चला कि ये कस्टमर जो है 1 तारीख को विजिट कर चुका है और आपने फॉलोअप कब लिया, 2 तारीख को। और फिर आप बोलोगे कि यार मेरा तो इससे नवंबर में कुछ बात हुआ था, तो लागू होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। फॉलोअप रिसेंट और रेगुलर से ये मतलब है कि आपका ड्यूरिंग 5 to 7 डेज 10 दिन के भीतर कुछ आपका चर्चा हो रहा होगा तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। महीनों हो जाए, कई दिन उसमें गुजर जाए तो वो लागू नहीं होगा, क्योंकि हमें भी तो जागरूक रहना है। अपना काम अपन पूरी ईमानदारी से करें, तभी जो है उसके ऊपर अपना अधिकार रहेगा, है ना। बुकिंग के नियम, सभी प्रोजेक्ट में बुकिंग का अमाउंट ऑफिस में ही लिया जाएगा। कोई भी जो है व्यक्तिगत तौर पे कि मेरे खाते में आप डाल दो, ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी है। बुकिंग फॉर्म में इंफॉर्मेशन पूरी मेंशन करना होगी। लोन का स्टेटस जो है उसी के द्वारा चेक किया जाएगा। पेमेंट कंडीशन वाले पेपर पर साइन लिए जाएंगे। जो भी यहाँ पे बुकिंग्स करते हैं, जो भी फॉर्म फिल करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बुकिंग फॉर्म में पीछे की तरफ एक कॉलम जो है खाली छूटा हुआ है, जिसको इसीलिए छोड़ा हुआ है, ब्लैंक इसीलिए छोड़ा हुआ है कि आप उसके अंदर कोई कंडीशंस है कि कब कब आपको पेमेंट लेनी है, आपने बाइफरकेशंस उसको एक्सप्लेन किए हैं, तो उस पर भी आप क्रॉस साइन ले लो। किसी ने लोन लिया है क्या बैंक से? किसी ने नहीं लिया आज तक बैंक से लोन, है ना। बैंक से जब लोन लेते हैं तो सबसे नीचे तो आपसे एसोसिएट साइन करवाता ही होगा बैंक वाला, लेकिन जो इम्पोर्टेंट शर्त है जिसके ऊपर बाद में डिस्प्यूट रेज हो सकता है, तो वहां पे भी वो काउंटर साइन करवाता है, बोले यहाँ पे भी साइन कर दो, करवाता है ना। वो इसीलिए कि वो अपने जो है पूरी सेटिस्फेक्शन के लिए वो चीज कर रहा है और हमको भी वही करना है। कई बार कस्टमर ये कहता है कि मेरे को तो पता ही नहीं नगद में कुछ देना है, तो आप जब वहां पे साइन ले लोगे उसका वाइफरकेशन लेके, तो फिर वो कस्टमर वो चीज नहीं बोल पाएगा, ठीक है। जब तक बुकिंग फॉर्म ऑफिस में सबमिट नहीं होगा तब तक सिस्टम में होल्ड ही रहेगी बुकिंग। ऑफिस में जमा होने के बाद में ही बुकिंग कंफर्म की जाएगी। बुकिंग होने के 45 दिन के भीतर टीपीए रजिस्ट्री या निर्धारित राशि प्राप्त न होने की दशा में रेट रिवीजन हो सकता है तथा डील के समय किया गया डिस्काउंट भी मान्य नहीं होगा। इधर लाके टोकन डाल दिया फिर कस्टमर को छोड़ दिया, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। हमें पूरी तत्परता से जो है जो कंडीशंस हमने लिए। अब इसमें क्या होता है ना कि कई बार संतोष पटेल जी के कस्टमर है और रविराज सर के सामने सर ने बिठा दिया। अब सर ने तो पूरी ध्यान देके जो है उसका बुकिंग कर लिया। अब अपन ऐसा सोचे कि रविराज सर उसका फॉलोअप लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर कोई आपकी हेल्प करके और उस बुकिंग को कंक्लूड करने या क्लोज करने में हेल्प कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बुकिंग होने के बाद में उस बुकिंग के क्या कंडीशंस थी, कब कब पेमेंट आएगा, उसका पूरा ब्यौरा आप सामने वाले से ले लें जिसने भी उस बुकिंग को क्लोज किया है। उसके बाद में आगे के फॉलोअप किसके करने की जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं आपकी, मेरी बोलो। क्या बोलो? मेरी। हाँ बोले हमारी बोला था हमने तो मेरे पास में जो है ना, किसकी जिम्मेदारी है? मेरी। किसकी है? मेरी। बिल्कुल, है ना। तो टीपीए रजिस्ट्री ये सारी चीजें जो है आपको करवानी पड़ेगी निर्धारित समय के भीतर, है ना। 60 दिन से ज्यादा होने के कंडीशन में जो है यूनिट कैंसिल भी हो सकती है और जमा राशि पे जो है कैंसलेशन चार्ज डिडक्ट हो गए और बिल्डर की सुविधा अनुसार। मैंने हर बार ये बोलता हूं, मैं धनराज सर ने भी बोला, रविराज सर ने भी बोला, लेकिन यहाँ पे क्या कैंसलेशन के टाइम पे भी हम कस्टमर को बहुत ज्यादा उसको सुविधा देना चाहते हैं, उसको बुरा ना लग जाए ऐसा कुछ करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे लिखा है, अलॉटमेंट्स के अंदर भी लिखा हुआ रहता है कि जब जब भी कोई बुकिंग कैंसिल होगी तो बिल्डर अपनी सुविधा अनुसार यानी कि जब उसके पास में उस अकाउंट के अंदर फंड होगा या वो सेम यूनिट जो है जब बिकेगी और उसके अंदर उतना ही अमाउंट उसको रिसीव होगा तब वो होगी। मन से 15 दिन, हफ्ते भर, 1 महीना ये नहीं बोलना कि कैंसलेशन का पैसा वापस कब मिल जाएगा, तो अपन 15 दिन बोल देते हैं, तो फिर आपको ही लाके कुछ देना पड़ेगा उसका अरेंजमेंट करके। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि अपन तो फिर भी रिफंड करने की बात कर रहे हैं। कई ऐसे नामी बिल्डर्स हैं जो कि रिफंड बिल्कुल नहीं करते टोकन, और कई सारी कंपनीज के अंदर तो बोले कैंसलेशन क्या होता है, बोले कैंसिल करना है तो क्या, बोले कैंसलेशन क्या होता है।
कैंसलेशन हमारे इधर कुछ नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, तो मार्केट में कोई और व्यक्ति को देख लो जो आपका ये यूनिट रख ले, आपको उस अमाउंट का जो है पैसा दे दे, हम डॉक्यूमेंट उसके नाम पे ट्रांसफर कर देंगे। मतलब ये जवाब मिलता है। और ऐसा नहीं कि कोई नया नया व्यक्ति, जो एस्टेब्लिश्ड फर्म्स है ना, वहां से ऐसे जवाब आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब मेरे को एक कस्टमर बोले, एक बुकिंग किया था, बोले कि मैंने तो बहुत सारी जगह बात किया, वहां पे जो है कैंसिलेशन तो कुछ भी नहीं काटते, पूरा पैसा वापस करता है। मैंने कहा आपने आपकी बात कर ली, अब मेरे साथ में आना, मैं 10-15 ऑफिस आपको घुमा दूंगा जहां पे रिफंड 1 रुपया नहीं होता है। फिर क्या करेंगे अपन? तो हर कंपनी का अपना नियम होता है, उस नियम के हिसाब से वो काम करते हैं। आपने इधर बुकिंग की, इधर पहले पूछ लेना था, है ना? ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। बैंक लोन के नियम, जो लोग मार्केट में काम करते हैं ना, या जिनके ऑनलाइन लिस्टिंग होती है, तो उनके पास में कई बार जो है बैंक वालों की भी इंक्वायरी आ जाती है, आती है ना? बोले कि मैं इस HDFC बैंक से बात कर रहा हूँ, आपके पास कुछ फाइल आया तो बताना। आते हैं? यस सर। आपको 2-3 अच्छी बातें करके, हो सकता है कुछ पैसे का प्रलोभन देके, और आपसे वो फाइल लेना चाहेंगे, और हम लोग बोले कि हाँ ठीक है, मेरी बुकिंग होगी तो मैं तेरे को दे दूंगी या दे दूंगा, है ना? तो उस केस के अंदर ज्यादा कुछ मत करो, 10,000 रुपये कंपनी में जमा कर दो उस व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए। कर सकते हैं क्या? नहीं ना? तो दूसरे व्यक्ति को अपने को फाइल नहीं देनी है। जब आप बैंक लोन के लिए किसी व्यक्ति को आप फाइल दें, तो वही व्यक्ति होना चाहिए जो कंपनी के द्वारा ऑथोराइज्ड हो, जो अप्रूव्ड हो, और जिसने काम किया है। इससे 2 फायदे होंगे। पहली बात तो यह है कि आपको जो है हर बार फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कई बार ऑफिस से भी फॉलोअप हो जाते हैं, तो एक ही व्यक्ति से जो है सारे फ्लैट्स या उस लोन से रिलेटेड सारी जानकारी इधर मिल जाएगा, है ना? और जब ऐसे व्यक्ति को आप फाइल दोगे जो इसी कंपनी के लिए काम करता है, तो पूरी मेहनत के साथ में, पूरे डेडिकेशन के साथ में यहाँ पे काम करता है। क्योंकि हर बिल्डर की जो है अलग कहानी होती है, हर कंपनी की एक अलग कहानी होती है। कहीं पे जो है एक ही डॉक्यूमेंट बनने के लिए 10 डिपार्टमेंट में वो पेपर घूमता है। तो क्या होता है ना कि जैसे अब कोई नया व्यक्ति, जैसे संतोष पटेल जी है नए व्यक्ति, और ओरियन ग्रुप या यूनिवर्सल इंफ्राटेक के वर्किंग कल्चर से ये वाकिफ नहीं है, इनको पता नहीं है कि किस तरीके से काम होता है। तो इनको एक भी पेपर लगेंगे ना, जैसे कि इनको NOC चाहिए, तो या तो ये एक काम करेंगे, सीधे कस्टमर को फोन लगाएंगे, बोले सर NOC आप दिलवा दो, या फिर एसोसिएट को फोन लगाएंगे कि अगर सुनीता मैडम ने संतोष जी को फाइल दिया है तो बोले आप NOC करा दो। वहीं पे जो इधर से अप्रूव्ड है ना, उसको मालूम है NOC किधर बनता है, या तो वो नवीन के पास जाएगा, या तो वो सीधे मनमनी जी को फोन लगाएगा, या इधर प्रतीक को बोल देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस डॉक्यूमेंट का कब पेंडेंसी आया और कब वो जो है कंप्लीट हो गया और वापस उधर लॉगिन हो गया फाइल के अंदर, है ना? तो ये काफी इजी होता है प्रोसेस, क्योंकि जब व्यक्ति किसी कंपनी के कल्चर से जो है बिल्कुल फेमिलियर हो जाता है ना, तो फायदा इसमें आपका ही होता है। ठीक है। कैंसलेशन के जो चार्जेस हैं वो आप ध्यान रखो, 10,000 रुपए जो है कटेंगे ही कटेंगे। कटेंगे से मतलब क्या है? 2 चीजें, अगर कस्टमर ने जो पैसा है वो कैश में दिया है तो कट के मिल जाएगा, डिडक्ट होके। कब मिल जाएगा? मतलब अगर उसने 50,000 का टोकन दिया है तो 10,000 रुपए कट के उसको 40,000 रुपए मिल जाएंगे। अगर उसने चेक में पेमेंट दिया है तो 10,000 रुपए जो है कैश में कैंसिलेशन चार्जेस लेने हैं। उसके बाद में उसके खाते में जितने उसने राशि अपने को दी है उसको क्या होगी? शायद पीछे तक आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो क्योंकि गलतियां पीछे से ही होती है शायद। क्या होगा? शायद क्लियर नहीं है। अगर उसने कैश में टोकन दिया है 10,000 रुपए कट के उसको उसकी राशि नगद में वापस हो जाएगी। अगर उसने चेक में पैसा दिया है तो उससे 10,000 रुपए जो है कैंसिलेशन चार्ज उससे लेना होगा, तब जाके जो है उसके खाते में NEFT, RTGS या फिर चेक उसको मिलेगा कैंसिलेशन का। क्लियर है ना? यस सर। मतलब देखो, इससे क्या होता है ना कि कंपनी का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है 10,000 रुपए रख के, लेकिन इससे यह होगा ना कि जो व्यक्ति टेबल पे आगे पीछे हो रहा है
कई बार नरीमन के अंदर हमने ऐसी बुकिंग्स को जो है गिव अप किया जो कहता है कि हम कल बताएंगे, आज तो भले आप कल ले लो लेकिन हम कल बताएंगे तो क्या होगा, तो वो तो आज होल्ड करके चले गया और निहारिका का एक कस्टमर को वही फ्लैट चाहिए तो वो दे नहीं पा रही है। इसकी वजह से अल्टीमेटली नुकसान एसोसिएट का भी हो रहा है, कंपनी का भी हो रहा है। तो उस नुकसान से बचने के लिए जो है अगर ये कैंसलेशन चार्ज लगाएगा तो व्यक्ति और 2 बार सोच लेगा, है ना। तो कैंसलेशन चार्जेस इसलिए रहते हैं जब तक दबाएगा नहीं, जब तक समझ नहीं पाएगा, जब तब तक समझ नहीं पाएगा, ठीक है ना। क्रॉसिंग के समय में जो है ये नियम है कि बुकिंग में क्रॉसिंग हो जाने की स्थिति में सूचना देने का एकमात्र वैध माध्यम एप्लीकेशन ही है। लिखित में आवेदन देना अपने सीनियर को, वाइस प्रेसिडेंट को, वही एक वैधानिक माध्यम है। आपस में चर्चा करके ग्रुप के अंदर जो है गॉसिप्स करके या चाय पे बैठ के चर्चा करना तो उससे सरकार बनती है, कैंसिलेशन के निवारण नहीं होता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके साथ में कुछ हुआ है और आपकी किसी के साथ में बहुत अच्छी बनती है तो ऐसा नहीं कि उधर जाके और अपन ये बात करें, सीधे सीधे जो है चैनल ओपन है, एप्लीकेशन के माध्यम से आप उसको दीजिए। एक दिन निर्धारित हो गया और उसके ऊपर दोनों पक्षों को सुन के उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। गॉसिप्स करना कहीं पे भी, चाहे ग्रुप के अंदर चाहे कहीं पे ग्रुप बना के, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखें। ग्रीवेंसेस जब कुछ होते हैं, क्रॉसिंग होने की स्थिति में आप सीनियर के साथ में आपस में मिलकर क्रॉसिंग के मैटर को आपसे अंडरस्टैंडिंग के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। यदि वहां आपका समाधान नहीं मिलने पर शिकायत निवारण कमेटी ऑलरेडी है, उसका गठन किया जाता है। आप तो आवेदन दे सकते हैं, कमेटी के सदस्यों के द्वारा जो है मिलकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि लोगों ने जो है 4 लोगों ने मिलके आप दोनों का जो है 3 घंटा आपके लिए दे के और आपने कुछ एक निर्णय लिया, फिर बोल दे कि नहीं ये निर्णय से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ और मैं तो ऐसा हूँ, ऐसा कर दूंगी, ऐसा कर दूंगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं सब लोग, देखा होगा, नहीं खेलते होंगे तो उसमें एक नियम होता है, एम्पायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन, मानते हैं ना। आउट बोल दिया तो है ना, नॉट आउट बोल दिया तो नॉट आउट। तो वही यहाँ पे कमेटी के द्वारा जो लिया गया निर्णय है वही सर्वमान्य रहेगा, ठीक है। यदि आप कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय से सहमत नहीं है तो विशेष परिस्थितियों में एमडी सर के साथ में अपील कर सकते हैं, यानी कि धनराज माहेश्वरी सर के साथ में बैठ सकते हैं, लेकिन वो कारण भी उतने वैध होने चाहिए, है ना। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उधर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कुछ ऐसे कई बार केसेस फंस जाते हैं कि आप भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, सेम टाइम पे ही जो है दोनों का फॉलोअप चल रहा है, एक ही टाइम पे खड़े हैं उसको ही रिसीव करने के लिए, अब क्या होगा। तो ऐसा कुछ होते हैं कभी कभी, तो उस केस में जो है एमडी सर के साथ में भी हम लोग बैठ सकते हैं। दोनों पक्षों में आपसी सहमति नहीं बनने की स्थिति में उक्त डील का कमीशन दोनों को ही ना देकर कंपनी के इमरजेंसी फंड में डाल दिया जाएगा, है ना। तो है ना, कई बार आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, बोले वकीलों को क्यों दे पैसा, है ना। क्लियर है ना। यस सर। निर्णय की समय सीमा हर महीने के प्रथम बुधवार को विगत माह में सभी आवेदन के ऊपर निर्णय कमेटी द्वारा लिए जाएंगे। तय समय सीमा में सभी वीपी अपने एसोसिएट को भी सूचित कर देंगे। याचिकाकर्ता और प्रतिद्वंदी दोनों की ही नियत समय में अपने साक्ष्य प्रमाण के साथ में उपलब्ध होना अनिवार्य है, अन्यथा कमेटी यथा समय उपलब्ध नहीं लोगों से चर्चा करके निर्णय कर देगी। आपका जो है पिछले मतलब दिसंबर में जो भी क्रॉसिंग के मैटर्स हैं, मैं समझ में तो आ रहा है ना, यस सर। तेज तो नहीं है ना ज्यादा। दिसंबर में जो भी आपके क्रॉसिंग के मैटर है, जनवरी में फर्स्ट वीक के पहले बुधवार को जो है वो, हालांकि फर्स्ट वीक में एक ही बुधवार आएगा, तो तब जो है निपट जाएंगे। अगर उस दिन आपको जो है अपनी बुकिंग से ज्यादा अपने दोस्त की शादी है और आप वहां चले गए, तो जितने लोग उपलब्ध हैं और जो साक्ष्य और प्रमाण जो है सामने है, उसके आधार पर निर्णय ले लिया जाएगा। हेलो, समझ में आया? मतलब ना तो आपके समय अनुसार कमेटी फ्री है और ना आपके नहीं होने से जो है सामने वाला व्यक्ति भी जो अपना बार बार समय इधर इन्वेस्ट करेगा। समय जो है हफ्ते भर पहले ही दे दिया जाएगा कि ये समय के ऊपर आपको आना है। तब तक जो है पूरे प्रमाण के साथ में अपने आप को तैयार कर लें,
है ना। और प्रमाण नहीं होने की स्थिति में, उचित प्रमाण और वैध प्रमाण नहीं होने की स्थिति में जो है अच्छी खासी डांट फटकार और कई बार जो है पेनल्टीज भी जो है उसके ऊपर इम्पोज की जाएगी। सर 20,000 बिल्कुल, अरे मैं हूँ सर इधर मैं हूँ भरोसा रखो, मैं सब बोल दूँ। मीटिंग का समय आप सभी को साप्ताहिक मीटिंग में आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। मीटिंग है, मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ, कंपलसरी है सर आना? क्या ये सवाल सही है? हेलो, गलत है ना? मीटिंग है मतलब कंपलसरी है, आना ही है उसमें, है ना। किसी भी स्थिति में सप्ताह में एक बार 1.5 घंटे का समय निकालें, ये आप लोगों के हित के लिए। जो भी टीम मेंबर्स लगातार 3 मीटिंग में नहीं आएंगे उनको पार्ट टाइम की कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि बिना नॉलेज के आप अपना परफॉर्मेंस दे नहीं पाओगे। दे पाओगे क्या? नहीं ना। हाँ, तो 3 बार मीटिंग में नहीं आने पे पार्ट टाइम की श्रेणी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मीटिंग के समय फोन साइलेंट रखें। ये बताने की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन हर बार बताना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है, काफी ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। मीटिंग में फोन साइलेंट रखें, ग्रुप में मैसेज ना भेजें कि मैं नहीं आ रहा हूँ आज। और कृपा करके एक विनती है आपसे, जैसे कि हो ही जाता है कई बार हम लोगों का आपस में जो है अच्छा मेलजोल रहता है, तो हम पूछ ही लेते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे 3-4 लोग हैं बैठे हुए, जैसे पुलकित है, प्रवीण है और स्वातिका मैडम ने बोला आज मेरा मन नहीं है मीटिंग में जाने का, और ये बात जो है पुलकित और प्रवीण तक पहुंच गई। बोले स्वातिका मैडम भी नहीं जा रहे, आज आप नहीं जा। कई बार ऐसा हुआ है। बोले क्यों नहीं आए? बोले वो सर महेंद्र सर नहीं आ रहे थे इसलिए मैं नहीं आया, है ना। तो कृपा करके अपने निर्णय अपने तक ही सीमित रखें। सार्वजनिक करेंगे तो आप सामने वाले का भी नुकसान कर रहे हैं, है ना। समझ में आ रहा ना? ठीक है। ग्रुप में मैसेज ना करें। उस समय साइट विजिट मीटिंग का शेड्यूल ना करें। कई बार हमारे कस्टमर ही उस टाइम पे आते हैं जब मीटिंग होता है। सही बात है सर। या तो हम इन्फॉर्म नहीं करते कि सर मेरा जो है मीटिंग है इस तारीख को इस टाइम पे, आप बोलोगे तो हमेशा कहता हूँ कि आप भी कुछ बिजी रहो और उसको बताओ भी कि आप भी बिजी हो। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां ज्योतिका मैडम। है ना। देखो ये क्या होता है ना कि मीटिंग का टाइम है, उसी टाइम पे कस्टमर आ रहा है, इसका यही मतलब है ना कि आपने इन्फॉर्म नहीं किया उसको, आपने बताना ही। आप ये सोचते हो कि आपने बताया और वो आज नहीं आएगा तो फिर कभी आपको मिलेगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो आता है फिर बाद में भी, है ना। तो उस टाइम पे बिल्कुल ना रखें। टीम के हर सदस्य को मीटिंग में उपस्थित करवाना उसके टीम लीडर की जिम्मेदारी है, तो आ जाना। ठीक है। मीटिंग में निर्धारित स्पीकर अपनी निर्धारित तारीख को पूरी तैयारी करेंगे, बिना अनुपस्थिति या बहाने के मीटिंग लेंगे, है ना। क्योंकि जिस तरीके से आप अपने कस्टमर्स को छोड़ के और यहाँ पे आते हैं, तो जो यहाँ पे बोलने वाले हैं तो उनको भी अपनी पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो समय पे आए और कोई बहाने ना दे, एंड मोमेंट पे एटलीस्ट। और साप्ताहिक मीटिंग में अनुपस्थिति होने पर 5,000 रुपए की पेनल्टी, जो कि अब 1,000 रुपए पे कर दी गई है, तो वो लिया जाएगा, जिसका भुगतान आपके कमीशन वाले अमाउंट्स में एडजस्ट कर लिया जाएगा। तत्काल देने की आवश्यकता नहीं है ना। ये फैसिलिटी दिया है कंपनी ने। क्या होता है ना कि नगद व्यक्ति अपने हाथ से देता है तो थोड़ा दिल दुखता है, तो वो बैकएंड में ही सारी मैनेज हो जाएगी चीजें, है ना। कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण नियम है। जो लोग फुल टाइम स्लेव पे है वो कंपनी के प्रोजेक्ट्स के अलावा किसी अन्य प्रॉपर्टी पर विजिट कराते हैं या उसकी बात करने वालों को कंपनी में हुई डील्स का कमीशन नहीं दिया जाएगा। क्लियर समझ लीजिए, जो आप यहाँ पे हैं, जो फुल टाइम पे है, जिन्होंने एज अ फुल टाइम किया है। देखो डिस्ट्रैक्शंस तो है, जो काम करेगा ना, जो बाजार में निकला है उसके सामने तो बहकावे आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लेकिन बहकना नहीं है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, यही हमारा काम है। अगर ऐसा होता है कि सस्ती प्रॉपर्टी जल्दी बिकती है तो उसको बेचने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो बिकती सिर्फ और सिर्फ आपके स्किल्स के कारण है। दूसरा जो है पहलू आता है प्रोडक्ट का। पहला कौन है?
आप खुद, है ना? तो आपके कारण वो चीज़ होती है। तो अपने को जो है दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करना है, या उधर उसके बारे में नॉलेज होना अच्छी बात है कि उस कॉलोनी में ये भाव है, उस बिल्डिंग में ये भाव है, ये उसके कॉन्फ़िगरेशंस है। ये नॉलेज होगा तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन उसको सजेस्ट करना वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना? जो लोग कंपनी के अलावा ओपन में काम करते हैं वो तत्काल पार्ट टाइम कर दिए जाएंगे। आप काम कर सकते हो, यहाँ पे फ्लैट प्लॉट सब बेच सकते हो, लेकिन पार्ट टाइम के तौर पे ही आपको जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कर दिए जाएंगे। और भविष्य में अगर उनकी सेल होती है तो उनका कमीशन आधा रहेगा। कंपनी के अलावा बाहरी ब्रोकर्स से किसी भी प्रकार का संबंध रखना, जो ये काम करते हैं उनका नुकसान हो तो साथ में जो लोग ऐसे जो ऐसे लोगों को कस्टमर प्रोवाइड करते हैं या रेफरेंस देते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साथ दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, उनका कमीशन भी रोक दिया जाएगा। मैं थोड़ी ना करता हूँ, मैं थोड़ी गया उधर दिखाने। सर यदि पकड़ लिया किसी ने तो क्या करना है उसका? बस मैंने देख लिया है। चोरी चुपके से आगे बता दो, फिर भी वो ग्रुपबाजी नहीं करना है। नहीं सर। हाँ, ऑफिस मतलब साइलेंटली आके जो कंसर्न पर्सन है उसको आके और बताओ, ठीक है ना? आप ही ले लो। वो सब होता है, एक्शन भी होता है। देखो क्या होता है ना, ये चीजें कोई सार्वजनिक करने वाली नहीं है। अब सपोज आप ही मान के चलो आपसे कुछ गलती हो गई और इधर लाके और क्लाइंट पे मेहनत कर रहा है। अच्छी सोच रखो भाई काम बड़ा है, पकड़ने पे लगे दूसरा। चलिए ठीक है। सर कालिया सर अरे दूसरे की निंदा के अपन खुद ही करो ना, काय करे इसको टेंशन दो, काम करो। नहीं समझ आया। आराम से अपन बैठ के समझ लेंगे, है ना? पार्ट टाइम के केस में जो लोग पार्ट टाइम पे हैं वो कंपनी के स्टैंडिंग एनओपीज नहीं लगाएंगे, उनको पेम्पलेट्स वगैरह जो है कंपनी के नहीं दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट्स या साइट पर बैठने का अधिकार नहीं होगा कि आप सब दूर काम कर रहे हैं और इधर भी आके बैठ लिए, तो वो नहीं, आप कस्टमर के साथ में आ सकते हैं बिल्कुल, है ना? सीनियर इन लोगों के आईडी कार्ड और विजिटिंग कार्ड जमा कर लेंगे और जब इनके कस्टमर आएंगे तब ही ये विजिट या ऑफिस में आएंगे, ठीक है? मीटिंग में उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे ताकि बाकी लोग उनके संपर्क में ना रहें। तो ये सिर्फ एक चेतावनी मात्र है। जैसे कि सीमा मैडम के संपर्क में कुछ ऐसे लोग हैं तो आप बता सकते हैं। सर है नहीं, मैं बता रही हूँ, क्लाइंट खराब होते हाँ बिल्कुल। और कुछ नहीं है सर, किसी कोई करे तो भी हमको क्या करना है? नहीं देख लेंगे तब भी नहीं बताएंगे। कंपनी आपकी है मैडम, ये किसी एक व्यक्ति की कंपनी नहीं है, कंपनी हम सब लोगों की है, मतलब कि अपने लोग। ठीक है? वर्क प्रोसेस में हमारी क्या जिम्मेदारी है ये देखें तो टोकन अमाउंट को बुकिंग फॉर्म ऑफिस में जमा कराना है। डाउन पेमेंट 7 दिन के भीतर जमा हो जाना चाहिए। 5 दिन के बाद ही एक रिमाइंड दे दें, 7वें दिन का वेट ना करें कि आज ही आपको जमा करना है ना? तो ये 7 दिन के भीतर भी एक बार आप रिमाइंड दे सकते हैं। लोन के पेपर्स कस्टमर से लेकर बैंकर को दिलाना है, ऐसा नहीं कि आपने अजीत जी को नंबर दे दिए वो करते रहेंगे बात। ये चीज़ हमें करना है, जितना जल्दी हो सके बैंकर और कस्टमर का फॉलोअप करें, फाइल लॉगिन कराएं, सेंक्शन होने से चेक बनने तक अपडेट रहे, हर दिन की अपडेट रहे कि आज कहाँ तक प्रोसेस गई। ऐसा नहीं कि मैंने 1 हफ्ते पहले अपडेट लिया था, ऐसा नहीं। इससे 2 फायदे होंगे, जब आप अपडेट लेंगे ना तो आपको भी पता चलेगा कि बैंक लोन में क्या प्रोसेस होती है इसकी। अगर कस्टमर्स के पास पेपर्स कम है या फाइल में कोई इशू है तो NBFC से लोन होगा जिसमें ज़्यादा ब्याज लगेगा। ये बात भी समझाना आपका ही काम है ना? कस्टमर को बिल्कुल समझा के और ये करें कि आपके पास में ये पेपर्स है, कम है, आपके सिविल में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसकी वजह से बैंक तो RBI के नियम अनुसार आपको लोन देने से रही, आपको NBFC पे ही जाना पड़ेगा। बाद में आप उसका जो है लोन टेक ओवर करवा लोगे जब आप 2-3 साल तक इसमें रेगुलर EMI आप पे करेंगे इसमें, है ना? हो सके तो बुकिंग के समय ही ये क्लियर कर लें, इस वजह से लोन लेट नहीं होना चाहिए और यह सुनिश्चित कर लें। एक दिन बैंक का भी सेशन हुआ था और इस 10-12 दिन के भीतर भी होगा, तो आप अच्छे से समझ लो कि क्या क्या पेपर्स लगते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना? डाउन पेमेंट या लोन की वजह से पेमेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं मिलने पर 18% वार्षिक ब्याज दे रहेगा। इससे बचने के लिए समय से लोन कराएं और किस्त जमा कराएं।
देखो क्या होता है ना कि कई बार कस्टमर बुकिंग कर जाता है, बोले कि हाँ मैं 7 दिन में पेपर्स मतलब डाउन पेमेंट दे दूंगा, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि अभी तो मेरा लोन का सेंक्शन नहीं आया, सेंक्शन आएगा तब मैं दूंगा। तो ये बुकिंग के बाद में कुछ स्पेशल कंडीशंस डालना, तो ये आपके लिए और कस्टमर के लिए दोनों के लिए हानिकारक रहेगा। तो ये पहले ही क्लियर कर दे कि ये लोन की प्रोसेस अलग चीज है, आपका डाउन पेमेंट एक अलग चीज है। दोनों ही केस में अगर आपका लोन नहीं होता है और बुकिंग कैंसिल होती है तो 10,000 रुपये तो घटना ही है, तो क्यों 18% के ऊपर अपन जाए, है ना। ये ब्याज का एक बहुत अच्छा टूल है आपके साथ में, आप इसको अपने विपरीत समझते हो, लेकिन ये आपका साथ है ना, आपका सपोर्ट कर रहा है ये 18% वार्षिक ब्याज। आप जब बोलोगे ना तो कस्टमर खुद प्रॉम्प्ट रहेगा और समय पे पैसा देगा। हम ये सोचते हैं कि उसको ब्याज का बोल देंगे वो बुकिंग नहीं करेगा, ऐसा कोई भी बिल्डर या कॉलोनाइजर नहीं है जो ब्याज नहीं लेता है लेट पेमेंट्स के ऊपर, हर जगह ब्याज लगता है। और आप भी बोल दोगे तो वो खुद सतर्क रहेगा और पहले से लाके वो पैसा तैयार रखेगा, है ना। जैसे वो चलता है ना, शनि शत्रु नहीं मित्र है, वैसे ये ब्याज जो है ये आपके विरोध के लिए नहीं, आपके सपोर्ट के लिए बनाया गया है, ब्याज वाली जो कंडीशन है, ठीक है ना। लोन हो जाने के बाद में बैंक से चेक बनने के बाद ऑफिस बुलाकर हिसाब करवाना, लोन के अतिरिक्त अमाउंट रजिस्ट्री के पहले जमा करवाए, उसके बिना रजिस्ट्री बिल्कुल नहीं होगी। जैसे कि अगर किसी का 30 लाख का लोन है बैंक से और उसका जो ड्यूज है वो 10 लाख रुपए, बैंक से 5 लाख आएगा तो उसकी तरफ से उसको और कितना देना बाकी रह गया, 5 लाख रुपए। तो रजिस्ट्री के पहले 5 लाख रुपए ऑफिस में जमा करवाएं। ऐसा नहीं कि ये भी दे देगा, मेरा तो घर वाला कस्टमर है और बिल्कुल एकदम भरोसे वाला है और पहले रजिस्ट्री करवा दे, ऐसा नहीं। उसके पहले वो पैसा जमा होगा, जो बैंक से आने वाला पैसा उसके बारे में एग्रीमेंट या पीडीसी चेक का प्रावधान है वो चीज होगी। और ऊपर ही जो है आप कस्टमर को कमिटमेंट ना करें, कस्टमर को ऑफिस पे बोला, इधर प्रतीक है आपके सीनियर्स हैं, उसका सब पूरा हिसाब करने के बाद में ही जो है रजिस्ट्री इनिशिएट होगी। अपन बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं जिसकी वजह से हम सब काम कर पा रहे हैं, नहीं तो पूरा नगद का क्लियर होने के बिना बिल्डर जो है 1 रुपए का भी चेक अपने बैंक अकाउंट में लगाते नहीं है ना। तो इस चीज का आभास हमें भी होना चाहिए और कस्टमर को भी आप दिलाओ। सेल एग्रीमेंट या रजिस्ट्री का स्लॉट साइन करवाना है ऑफिस पे बुला के। स्लॉट बुक होने के बाद में कस्टमर को सही समय पर रजिस्टर ऑफिस भेजने की भी जिम्मेदारी आपकी है। रजिस्ट्री के समय यदि आपके कस्टमर के पास गवाह नहीं है तो आप समय गवाह बने, स्वयं जाकर गवाह बने और रजिस्ट्री करवाएं। मैं क्या करूं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो ये सवाल नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपके कस्टमर की रजिस्ट्री और उसको कोई विटनेस नहीं मिल रहा है तो आपको जाना है, सही समय कस्टमर को बताना है और सही समय से 15 मिनट पहले का बताना है। अगर 11:30 का टाइम है तो 11:15 ही बोल के चलो, ताकि 10-15 मिनट आगे पीछे हो तो दिक्कत नहीं हो उसके अंदर। और जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस में भी जाओगे तो वहाँ का माहौल इतना पॉजिटिव होता है कि आप खुद ही चार्जअप हो जाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका 2-3 महीने से बुकिंग नहीं हो रहा है और जब अपना नहीं होता है तो ऐसा लगता है मार्केट ही डाउन है, तो एक आध बार रजिस्ट्रार ऑफिस का भी चक्कर लगा लेना चाहिए। जब वहाँ पे भीड़ देखोगे ना रजिस्ट्रियों की तो आप खुद चार्जअप हो जाओगे, आपको किसी मोटिवेशन सेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोले कि हाँ मार्केट में काम हो रहा है, गलती कुछ अपने अंदर ही, उसको ही रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्री होने के उपरांत रजिस्ट्री का प्रिंट निकलने के बाद बैंक में जमा करना। ओरिजिनल चेक प्राप्त होने तक एडमिन के साथ सामंजस्य से बिठाए रखें कि चेक आया नहीं आया क्या है। अगर एडमिन से वो काम अटक रहा है तो खुद जाकर उस काम को करें। जैसे कई बार एडमिन जो है इधर बिजी है और बैंक का चेक आ गया है, अपने ऑफिस में रखा है, लेकिन वो बिल्डर के पास नहीं जा रहा है, या रजिस्ट्री आ गया और बैंक से चेक लेके आना है, तो आप पूछ लो कि कौन से पर्सन से जाके और कहाँ पे रजिस्ट्री जमा करना है। तो इस प्रोसेस के अंदर जितना आप इन्वॉल्व होंगे तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। जैसे कि रविराज सर को पता है कि कलेक्ट्रेट में 2nd फ्लोर पे कॉलोनी सेल है, ये शायद गए होंगे तभी इन्हें पता है, यहाँ बैठे बैठे नॉलेज नहीं मिलता है। तो यही काम जो है हम कर सकते हैं उसके अंदर अपनी भागीदारी लेके, ठीक है। पीडीसी चेक वाला अमाउंट कस्टमर से लेकर ऑफिस में जमा कराएं। यह बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। एडमिन के साथ में तालमेल बिठाकर कस्टमर का अमाउंट अकाउंट में क्लियर हो जाए, उसी दिन या अगले दिन जो है अमाउंट मांगकर जमा करा दें। आज कस्टमर को आपने चेक दे दिया और हफ्ते भर तक अगर हमें ध्यान ही नहीं है कि उसका पैसा भी लेना है तो कई और शेयर मार्केट में लगा देगा, बोले कि 4 दिन तक ये पैसे नहीं मांग रहे हैं तो इधर ही मेरा जो है 20-25% बढ़ जाएगा, पता चला कि 50% और कम हो गया उसका, है ना। फिर आप फॉलोअप लेते रहो तो आएगा क्या पैसा, है ना। तो बहुत प्रॉम्प्ट रहना है इस चीज के अंदर,
है ना। और इस केस में जो भी नुकसान होगा वो आपका और आपकी टीम लीडर का है। तो यहाँ पे बिल्कुल इसमें ये कंपनी सिर्फ आपको फैसिलिटी दे रही है, इसका ये बिल्कुल नहीं मतलब है कि अगर कस्टमर ने 2 लाख रुपए नहीं दिए तो कंपनी उसका बियर करेगी। ये कौन करेगा? हम नहीं। रजिस्ट्री होने के उपरांत एमपीवी का फॉर्म, ये सारी प्रोसेसेस होती है एक के बाद एक। एमपी रजिस्ट्री होने के बाद में एमपीवी का फॉर्म और उसके किए तय डॉक्यूमेंट्स लेकर साइट इंचार्ज को देना है। ग्रांट के तो मुझे दे दो या एडमिन में एटलीस्ट आप जमा करा दो। सारे फॉर्म्स एडमिन के अंदर जमा होते हैं। किसी फ्लैट में एक्स्ट्रा काम है या कोई अल्टरनेट करवाना है तो उसके लिए बिल्डर को लिखित आवेदन देना होता है। अप्रूवल होने के बाद यदि उसका अलग चार्ज रहेगा तो वो जमा कराना, ये रजिस्ट्री के टाइम पे जमा नहीं करवाना होता है। जब अप्रूवल मिलेगा, कि सपोज उसको एक अलग खिड़की लगानी थी और उसका अप्रूवल मिल गया, उसका बोल देंगे 6000 का चार्ज है, तो 6000 का चार्ज इस डील के अलावा पहले ही उसको निकाल के कहीं इधर साइड पे दे दो, ताकि वो फिर बाद में दिक्कत ना आए। क्योंकि अल्ट्रेशन फ्लैट के अंदर कब किया जाता है? जब बिल्डिंग बन रहा होता है। लेकिन हम लोग हिसाब कब करते हैं? जब बिल्डिंग बन के और रेडी हो जाता है, रजिस्ट्री करते हैं। तब तक हो सकता है आप भूल जाओ और बाद में कस्टमर भी भूल जाए कि बोले यार आपने तो मांगा नहीं, मुझे लगा कि लगेगा नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अप्रूवल मिले उसी टाइम पे आप जो है वो पैसा जमा करा दो और मन से कुछ भी कमिटमेंट नहीं करना। यार ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि यार तो खिड़की निकल जाएगा। आप प्रॉपर वहाँ पे सुपरवाइजर या जो साइट इंचार्ज है या बिल्डर है उनसे कंसल्ट करें और वो कंफर्टेबल है तभी वो काम हो पाएगा, है ना। ये क्लियर कर दें। जिन फ्लैट्स का पोजीशन देना उसकी लिस्ट बनाकर एडमिन और साइट इंचार्ज को देवे। एडमिन और साइट इंचार्ज एक लिस्ट बनाकर एडमिन को या बिल्डर को जो है लूप में रख के उसको आगे बढ़ा देना। कार्य जो एडमिन के माध्यम से करना है, आप ये बात को ध्यान रखो कि एडमिन के माध्यम से क्या काम हम लोगों को करना है। अलॉटमेंट, ड्राफ्ट, एनओसी, डिमांड लेटर ये एडमिन से ही बनाएंगे, है ना। ये एडमिन के लोग ही बनाएंगे। सेल एग्रीमेंट या रजिस्ट्री का समय स्लॉट पेपर एडमिन में जमा कराएं, यहीं से एडवोकेट को भेजे जाएंगे। कई बार इधर से अगर डिले होता है तो एडवोकेट का नंबर लेके आप भी सीधे जा सकते हो। ढक्कन वाला कुआं पे अपने एडवोकेट है, जहाँ पे भी जिस भी प्रोजेक्ट का रहेगा वहाँ पे आप जाके और जमा कर सकते हैं अगर डिले हो रहा है तो, ठीक है। एग्रीमेंट रजिस्ट्री के पहले हिसाब क्लियर कराएं। पीडीसी चेक लेकर एडमिन में जमा कराएं। रजिस्ट्री प्लस ईएम होने के बाद 2 से 3 दिन में पेमेंट कस्टमर से मंगाकर ऑफिस में जमा कराएं। सभी प्रकार की अपडेट एडमिन को दें। यदि आपने किसी काम को आगे बढ़ाया है तो, जैसे कि कोई पेपर्स आपको ही मालूम है कि ये कस्टमर की साइड से आना है लेकिन इधर अभी सीआरएम के अंदर वो पेंडिंग दिखा रहा है, तो आप जब बता दोगे तो इधर भी वो चीज़ अपडेट हो जाएगी, ठीक है ना। पेनल्टीज फॉर डिले पेमेंट मैक्सिमम 7 days may be considered from the due date for registry और TPA। 7 दिन तक का ग्रेस पीरियड हमारे पास में है। आज डिमांड दिया, 7 दिन के भीतर आप जो है वो पेमेंट क्लियर करा दो पेनल्टीज से बचने के लिए। 7 दिन के बाद में जो है 1000 रुपये पर डे के हिसाब से 29 दिन तक पेनल्टी लगेगी। आफ्टर 30 दिन के बाद में जो है रेट इंक्रीज हो सकता है इसमें, या 100 रुपये स्क्वायर फीट तक। इन केस ऑफ एनी कैंसलेशन फ्रॉम द ड्यू डेट the unit will be cancelled and refund the same amount without any interest, है ना। लेट पेमेंट का हम इंटरेस्ट ले रहे हैं लेकिन अगर उसके डिले पेमेंट के कारण उसकी बुकिंग कैंसिल होती है और जो हम रिफंड करेंगे उसमें कोई ब्याज बिल्डर की साइड से या कंपनी की साइड से देयर नहीं होगा, है ना। बिना ब्याज का पैसा उसको रिटर्न किया जाएगा। Without any interest, refund process execution done when the same unit will be sold and the receive the amount from the new party। वही यूनिट जो है सेल होगा और उसका उतना ही अमाउंट आना चाहिए जितना उसको रिसीव किया है, तब जाके वो चीज़ होगी। आफ्टर रेजिंग द डिमांड डेट फुलफिल ड्यू अमाउंट बिफोर 10 days, अदरवाइज पेनल्टी शुड बी एप्लीकेबल। वो डिमांड आने के बाद में 7 से 10 दिन के भीतर जो है हमें पेमेंट को जमा कराना है। आफ्टर बुकिंग रजिस्ट्री टीपीए शुड बी कंप्लीट विद इन 45 days। जैसे कि कोई रेडी प्रोजेक्ट है, रेडी प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं संतोष भैया? ये ओरियन बोले तो ग्रैंड और
अब क्या होगा, थोड़ा पूछना भी पड़ेगा आपको। नींद आ रहा है आप लोगों को, है ना। जैसे ग्रैंड हो गया, नरीमन हो गया, तनिष्क हो गया, इसमें जो कस्टमर को टाइम देना है कि बोले कि हमको क्या पेमेंट शेड्यूल मिल जाएगा, तो कितना टाइम है? मैक्सिमम 45 डेज। 45 डेज जो है रजिस्ट्री होने तक का नहीं, डील को पूरा कंक्लूड करने का जो समय है वो कितना है? 45 जिसके अंदर पूरा पेमेंट हमको रिसीव हो जाना चाहिए। तो ये 45 दिन से ज्यादा टाइम अगर कस्टमर को चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अप्रूवल के बेस पे ही आगे बढ़ना चाहिए। अप्रूवल वाइस प्रेसिडेंट का या मैनेजिंग डायरेक्टर का जो है वो मैंडेटरी है। अपने बेस पे ही अपन कमिटमेंट कर देंगे कि हाँ ठीक है 45 से 60 दिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप तो कराओ इसको। तो ऐसा नहीं करेंगे। क्या होगा कि अगर पूरी अप्रूवल उसके अंदर लिखा हुआ है तो आपको भी बाद में परेशानी नहीं होगी इसमें। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी कार्य प्रणाली को जो है फॉलो करें, ये आप लोगों के लिए ही है ताकि आपको काम में आसानी हो। हर जगह अगर हम ओपन मार्केट की बात करें तो ब्रोकर को ये सारे काम स्वयं करने होते हैं, और जब वो स्वयं इन सारी चीजों में लिप्त हो जाएगा ना तो अपना नया सेल नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे आप सेल पे प्रॉपर ध्यान दे पाए, इसके लिए स्टाफ का पूरा अरेंजमेंट है। यहाँ पे नीचे एडमिन है, भीम है ना, जो कि आपके काम को काफी आसान बनाता है। तो आपका जब दौड़ा भागी कम होता है तो आप टेंशन फ्री होकर अपने रोल पे जो है काम कर सकते हैं। जो आपका रोल क्या है? सेल्स है ना, उस पर पूरे फोकस के साथ में आप काम कर सकते हैं। 1:30 बज गया है, चलो थैंक यू सो मच।